अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ और मेरे छोटे कायद की हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान तनाव बल्कि टकराव की कैफियत थम गई है। इदारों के टकराव का जो तासुर सियासी फिजा पर छाया हुआ था वो ज़ायल होता नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर पर पुलिस एक्शन के बावजूद तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात ख़त्म न करना इस बात की निशानी है कि कहीं कोई उम्मीद की किरण अभी भी मौजूद है। कल मेरे कप्तान ने भी 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने की सूरत में एक ही दिन इंतखाबात पर रजामंद होने का ऐलान किया है। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान भी किसी डेडलॉक की तरदीद कर रहे हैं। इन सब बातों से लगता है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं, लेकिन आज मेरे कप्तान के तर्जुमान फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी अवामी तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। अवामी तहरीक का आगाज कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से होगा और इस तहरीक का नुक्ता उरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। फवाद चौधरी के इस ट्वीट से यह तासुर मिलता है कि मुज़ाकरात शायद किसी नतीजे पर ना पहुंच सकें और हालात दोबारा टकराव की तरफ चले जाएं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी तो इस पर कुछ लोगों ने तनकीद भी की, लेकिन यह हकीकत है कि अगर सियासतदान अपने मामलात एक मेज़ पर बातचीत के जरिए तय कर लें तो यह सियासी निज़ाम और पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है। मैच्योर सियासतदान की निशानी यही है कि वो बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करता और मुकदमात के बजाय मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। मेरे कप्तान और मेरे छोटे कायद के लिए ये एक मौका है कि कुछ लोग की बुनियाद पर मफाहमत कर लें ताकि अवाम को सुख का सांस मिले और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा होने की कोई उम्मीद नजर आए। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और मेरे कप्तान नई तहरीक शुरू कर देते हैं तो सियासी तनाव दोबारा से उरूज पर जाएगा। ये दुरुस्त है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान ने तवील सियासी तहरीक चलाई है और हुकूमत को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया, मगर दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि वो कोई भी मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह भी है कि सियासतदानों की इस लड़ाई में अवाम बुरी तरह पिस रहे हैं। ना हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल है, ना मेरे कप्तान को अवाम पर तरस आ रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मेरे कप्तान का बहुत साथ दिया है, जलसों में शिरकत की, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए और अब कई माह से जमान पाक में मेरे कप्तान के लिए इंसानी ढाल बने हुए हैं। अब अगर मेरे कप्तान एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान तो ये कारकुनों का इम्तिहान लेने के मुतरादिफ है। मेरे कप्तान की मुमकिन तहरीक और मुज़ाकरात पर हुकूमती रवैये के हवाले से मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर एक, तहरीक इंसाफ ने एक नई अवामी तहरीक का इंदिया दिया है। क्या इसका ये मतलब समझा जा सकता है कि मुज़ाकरात के नाकाम होने का इम्कान ज़्यादा है और कामयाबी का इम्कान कम है? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान ने हुकूमत से निकलने के बाद 2 नाकाम लॉन्ग मार्च किए हैं। अब तीसरा लॉन्ग मार्च वो किस उम्मीद पर कर रहे हैं, बल्कि किसकी उम्मीद पर कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, गो के मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान ने किसी डेडलॉक की तरदीद की है, लेकिन मेरे कप्तान ने 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने की डेडलाइन दी है। क्या ये डेडलाइन ही डेडलॉक है? सवाल नंबर 4, ख्वाजा आसिफ समेत मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा मुज़ाकरात को लाहासिल मश्क करार दे रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से इत्तफाक राय मौजूद नहीं है? सवाल नंबर 5, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा जो मुमकिन तौर पर हुकूमत के खिलाफ हो सकता है। फैसला हुकूमत के खिलाफ आने की सूरत में हुकूमत का लाएअमल क्या होगा? सवाल नंबर 6, अगर वजीर आजम नाअहल हो गए तो क्या हुकूमत इस फैसले को तस्लीम कर लेगी? सवाल नंबर 7, वजीर आजम की मुमकिन नाअहली के बाद हुकूमत पार्लियामेंट में इस फैसले पर नजरसानी करवाने की कोशिश करेगी? सवाल नंबर 8, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो दूसरी तरफ इमरान खान तहरीक चला रहे होंगे। ऐसी सूरत में तो हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं? सवाल नंबर 9, हुकूमत अब बजट देने का जवाब पेश कर रही है। अगर सियासी इस्तेहकाम की खातिर असेंबलियां तोड़ दी जाएं और अगला बजट अगर निगरां हुकूमत पेश कर ले तो क्या ये मुमकिन भी है? सवाल नंबर 10, हुकूमत के लिए ज्यादा दर्द सर किस सूरत में है? मेरे कप्तान जमान पाक में बैठे रहें या फिर से कंटेनर पर चढ़ जाएं? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एहसन साहब, 14 मई तक असेंबलियां तहलील करने का कहा गया है इमरान खान साहब की जानिब से। हुकूमत सबसे पहले तो बताइएगा, क्या इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करेगी? और इमरान खान की डेडलाइन से यूँ लगता है कि मुज़ाकरात में आप दोनों के मामला कुछ तय नहीं हो रहे। इस वक्त सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के जो
मुंतखब असम्बलियाँ हैं, उनके अरकान हैं, उनको आप पाबंद नहीं कर सकते कि वहाँ की असम्बलियाँ क्यों अपनी मुद्दत पूरी ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी 2 हुकूमतों को वक्त से पहले अपनी हमाकत से या नासमझी से या किसी के कहने पे तोड़ दिया है। और इसी तरह जो आपको मुल्क के हालात का पता है कि IMF के साथ अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज में थोड़ा तसलसल हो, मुल्क कंसोलिडेट करे। तो ये एक इस मौके के ऊपर हम अगर 4 माह के लिए, चूंकि जब इंतखाबात होते हैं तो 2 से 3 माह इंतखाबी अमल होता है, फिर 1 माह हुकूमत साजी का होता है, तो एक 3-4 माह का ऐसा अनसर्टन पीरियड आ जाता है। क्या हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल ऐसी है, जबकि अभी IMF से हमारा मुआहदा भी इन प्रोसेस है, उसको भी फाइनलाइज होना है। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ हमें लेके जाती हैं कि हमें बहुत उजलत में अगर हम कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, शायद उसका फायदा कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा, ये बताइए, ख्वाजा आसिफ साहब परसों हमारे शो के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इन मुज़ाकरात को लाहासिल मश्क करार दिया है, तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या आपकी पार्टी के अंदर इस सिलसिले में कोई तजाद पाया जाता है? आप सारे वन पेज पे नहीं हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब या उस तरह कोई और अगर बयान देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात को मशरूत करते हैं और वो कहते हैं कि इट इज़ माई वे और हाई वे, तो यकीनन फिर तो ये मुज़ाकरात बिलासूद ये बेकार है, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें इस वक्त जिद नहीं करनी चाहिए, जो मुल्क के हालात हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, वो ओपन माइंड के साथ आएँ, कोई प्री कंडीशंस ना लगाएं और हम भी ओपन माइंड के साथ उनकी बात सुनेंगे और जो भी मुल्क के मुफाद में बेहतरीन सोल्यूशन होगा उसे तलाश करने की कोशिश नहीं। तो ऐसे साहब, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ओपन माइंड के साथ बातचीत करनी चाहिए, तो राउंड हुआ था, उसके बाद तो हमें यही बताया गया था कि बड़े अच्छे माहौल में ये मुज़ाकरात हुए हैं, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन यहीं पे इमरान खान साहब की जानिब से आप लोगों को डेडलाइन दे दी गई है, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि आपस में डेडलॉक बरकरार है। देखिए, जब मुज़ाकरात होते हैं तो हर फरीक एक मौक़िफ़ के ऊपर होता है, लेकिन मुज़ाकरात का मकसद ही यही होता है कि एक दूसरे को कायल किया जाए और कोई ऐसा हाल तलाश किया जाए जो मुल्क के मफाद के अंदर हो। वरना अगर हमने ये इत्तफाक राय ना किया तो भले इंतखाबात अक्टूबर में हो या मई में हो या सितंबर में हो, अगर उनके गिर्द एक तनाज़ा ही रहेगा और अगले इंतखाबात मुतनाज़ा ही रहेंगे। इसलिए ये ज्यादा अहम बात है कि हम एक इलेक्टोरल इस्लाहात के पैकेज के ऊपर इत्तफाक करें, जिससे जब भी इंतखाब हो वो मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाने का बायस बने, मुल्क में नया इंतशार पैदा ना हो। तो ऐसे साहब, इस सारी सूरत हाल में ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो जाएं, और अगर ऑब्वियसली अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद एक्शन में आता है और ज़्यादातर तज्ज़ियाकार यही समझते हैं कि फिर हुकूमत के खिलाफ ही कोई फैसला आएगा, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई लाहेअमल बनाया है क्या? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर हुकूमत का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि जो 4-3 का फैसला है वो ही मुकद्दम है, और हम समझते हैं कि 4-3 के फैसले ने वाज़े तौर पे वो केस ख़त्म कर दिया था, और जो ये 3-2 का फैसला है ये उस फैसले की रूह के खिलाफ है और इससे ऐसी आईनी पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। आप मुझे बताइए कि अगर 90 दिन के उस फैसले को तस्लीम कर लिया जाए तो पहली तो उसमें ये पेचीदगी है कि उससे पंजाब की आप वफाक में बालादस्ती पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर 90 दिन का असूल इतना सैक्रोसेंट है तो ये क्या पाकिस्तान का आइन पंजाब पर ही लागू होता है? खैबर पख्तूनख्वा से क्यों आंखें बंद कर ली गई हैं? तो ये एक मखसूस सियासी पार्टी के नुक्ता नजर से जो फैसले हम आहंग आ रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मैं समझता हूँ कि किरदार को भी मुतनाज़ा कर रहे हैं, और इसीलिए हमने ये हमेशा मौक़िफ़ रखा था कि फुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए और फुल कोर्ट को समाअत करनी चाहिए। अगर फुल कोर्ट कोई भी फैसला करता तो उस पर किसी को उंगली उठाने की या इतराज करने की गुंजाइश ना मिलती, लेकिन बार बार इसरार करके एक मखसूस बेंच बनाया जाता है। तो ये वो कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनके नतीजे में अवाम के ज़हनों में भी शुबहात हैं और जो अदलिया का किरदार है उसके हवाले से भी सवालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन ऐसे साहब, आपने अदलिया के वक़ार की बात की, अदलिया की जानिब से जो फैसला आया उसके ऊपर आप लोगों ने पार्लियामेंट ने जो है नजरसानी की, तो कल को आपके कहने का मतलब है कि अगर वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी पार्लियामेंट फिर नजरसानी करेगी क्या? देखिए, ये खेल अब बंद होना चाहिए। कभी वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाया जाता है,
कभी वजीर आजम को खड़े पैर बर्खास्त कर दिया जाता है, कभी वजीर आजम को नाअहल कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान के मुंतखब अवामी नुमाइंदों को अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली ने एतमाद का वोट दिया है। अगर इस तरह की दोबारा कोई चीज होगी तो उससे यकीनन पार्लियामेंट भी फिर इस बात का जायजा लेगी कि हम कब तक इस तरह इजाजत देंगे कि चंद गैर मुंतखब जज हजरात बैठकर वो कौम के मुंतखब नुमाइंदों और वजीर आजम को घर भेजते रहे और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती। आप फेडरल गवर्नमेंट को तो कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो कैबिनेट है, और जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए सिर्फ चीफ जस्टिस ही सुप्रीम कोर्ट है और बाकी जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर हैं। ये वो सवालात हैं जो पार्लियामेंट की, मैं समझता हूँ कि अब बालादस्ती का मसला है कि अगर पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को और पार्लियामेंट के हक नुमाइंदगी को चैलेंज किया जाएगा तो हमें इस जंग को फिर लड़ना पड़ेगा। एहसन साहब, लास्ट क्वेश्चन ऑन द टॉपिक। जाहिर बात है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नाउ कि अगर ये सारे मामला नहीं हल होते तो इमरान खान साहब सड़कों के ऊपर होंगे और ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च के बारे में भी इसका जिक्र आ चुका है। या आप एक्सेप्ट करेंगे कि हुकूमत के लिए फिर एक और मुश्किल बढ़ जाएगी? जहाँ तक इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च है वो आप देख चुके हैं कि वो बार बार आजमा चुके हैं और फेल हो गए हैं, लोग भी थक गए हैं। इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह पहले से ज्यादा बुरी तरह वो नाकाम होगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस वक्त तमाम इदारे जो हैं उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। जो मुल्क के मारूजी हालात हैं उनके पेश नज़र अगर हर कोई अपना काम अपने दायरे में करे और मुल्क को नए बहरानों में धकेलने की बजाय बहरानों को सुलझाने के लिए अपना किरदार अदा करे तो यकीनन फिर कोई मसला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च के हवाले से इंदिया दिया गया है पीटीआई की जानिब से, उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। इस पर मजीद बात करेंगे, ये मामला कितना सीरियस हो सकता है। इस वक्त दो सीनियर तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब स्टूडियो के अंदर ही मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। सीनियर तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ओरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओरिया साहब, फर्स्ट कॉमेंट फ्रॉम यू। एहसन इकबाल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं जी हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं, लॉन्ग मार्च हो चाहे कुछ भी हो, और हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ये 14 मई की ये जो शर्त लगा दी गई है जरूरी नहीं है कि उसको फॉलो किया जाए। किस तरह देखते हैं एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू को आप? देखिए, एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू जो है एक बड़ी रियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में थी, और ये रियलाइजेशन हमने इससे पहले एक्सपीरियंस की हुई है। जून 1977 के अंदर जब बहुत ज़्यादा हंगामे आखिर में हो गए थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा और उसके साथ कौसर नियाज़ी एक तरफ थे, मौलाना मुफ्ती महमूद, नवाबदार नुसरा, प्रोफेसर गफूर एक तरफ थे, और मुज़ाकरात चल रहे थे। लेकिन इसी तरह साथ धमकियां भी चल रही थी, हम ये कर देंगे। वो भुट्टो की तकरीर भी थी कि मैं पार्लियामेंट को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं दोबारा इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, या ये ताकि जुलूस में निकल रहे थे, जलसे भी हो रहे थे। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस मुज़ाकरात के पीछे एक छुपी हुई फोर्स भी है और एक स्पॉइलर भी उनके दरमियान मौजूद है। और स्पॉइलर थे एयर मार्शल असगर खान। असगर खान साहब स्याला में बंद थे तो उन्होंने एक खत लिखा था पाकिस्तान फौज के सरबराह ज़ियाउल हक को कि तुम हमें भुट्टो पे कोई एतबार नहीं, ये मुज़ाकरात जो है एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो जाएंगे, तुम आके कब्जा करो। ये खत जब उनके पास पहुंचा तो कौसर नियाज़ी अब ऑनलाइन कटकी में भी लिखते हैं और प्रोफेसर गफूर भी लिखते हैं कि 5 जुलाई को हम 9:30 बजे तक फाइनलाइज कर गए थे और सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और 5 से 6 जुलाई के दरमियान ज़ियाउल हक साहब तशरीफ ले आए थे और फिर 11 साल तक वो रह गए थे। इस वक्त क्राइसिस बंद गली में आया हुआ है। इसलिए बंद गली में आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है 14 मई। अब अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो एक जुर्म जो है वो कमिट हो जाएगा, जाहिर बात है, और वो जुर्म ये होगा कंटेम्प्ट। और 2204 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है कि आपने कंटेम्प्ट में सजा सुनानी है। पहली बात यह है कि पूरा ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इस आइन से अपनी ताकत लेके आता है, आइन ही उसको बताता है, पार्लियामेंट भी आइन से ताकत लेके आती है। इस पूरे आइन उसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट का कोई लफ्ज मौजूद नहीं। अगर ये मौजूद हो तो फिर तो पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे की ऐसी ऐसी कंटेम्प्ट होती है, सुभान अल्लाह, एक मेंबर उसकी कंटेम्प्ट कर रहा है, दूसरे उसकी कर रहा है, फिर उसकी चल पड़ता है। तो बैसियत अदारा तो कंटेम्प्ट वाला तस्वर भी उस तरह नहीं मिलता। तो एक तो बात है, और कोई ऐसा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दारा नहीं है कि जिसके बारे में यह कहा जाए कि ऑल सेक्शन 1 आर्टिकल 190 ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तीसरा, कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जिसको आइन की इंटरप्रिटेशन फाइनल हो, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसला कर देगी, और ये बंद गली में सुप्रीम कोर्ट भी आ चुकी है कि वो फैसला नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट खत्म, ताला लग जाएगा कि वो अपना एक जुर्म वकूफ पजीर हुआ है और उस जुर्म के ऊपर फैसला नहीं कर सकती। ये नहीं करते, ये चाहेंगे। इसीलिए आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन के अंदर कहा जाओ तुम लोग जाओ, हम तुम्हारे ऊपर ना कोई फैसला करते हैं ना दबाव डालते हैं, तो 3 घंटे के अंदर दोनों पार्टियां मुज़ाकरात में आके बैठ गई थी। ये मुज़ाकरात उनको अंदाजा हो गया था कि हम एक ऐसी जगह आ गए हैं कि अगर नाकाम हुए तो हाँ, अगर नाकाम हो गए तो फिर मसला बन जाएगा। बढ़के चलती रहेंगी, असगर खान के स्पॉइलर आते रहेंगे, लेकिन उस वक्त ज़ियाउल हक का उसका मूड भी था। अब शायद पता नहीं मूड है कि नहीं है, लेकिन स्पॉइलर जो हैं वो चलेंगे, मुज़ाकरात भी होते रहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इफ्तिखार साहब आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है कि वाकई कंपैरिजन कई जगहों पे ये किया जाता है 1977 के साथ के वहाँ पे भी मुज़ाकरात हो रहे थे। नाम भूल गए, बेगम नसीम वली का। ये अच्छा, उनका नाम नहीं चले, मतलब नहीं, फिर पूरे तारीख की बात हो रही है नहीं होने फिर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट की जो ये बात कर के उसके बाद उस सारी सूरत हाल के बाद जो हुआ, ज़ियाउल हक साहब आ गए और उसके बाद 11 साल तक जो है वो गए नहीं उसके बाद, तो क्या वाकई हम लोग उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं कि लोग वाकई इस पता लग जाएगा ना कि पार्लियामेंट किस तरह रेजिस्ट करती है। उसके पार्लियामेंट ने रेजिस्ट नहीं किया था ऐसा जो अब पार्लियामेंट कर रही है। अच्छा, बिल्कुल पार्लियामेंट ने रेजिस्ट ऐसा सच नहीं किया था। बात ये थी कि वो कह रहे थे कि आप इलेक्शन दोबारा कराएं। हाँ। भुट्टो साहब ने कहा मैं इलेक्शन दोबारा नहीं कराऊंगा। हाँ। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और पार्लियामेंट कानून साजी में चली गई। ठीक है। और ये लोगों को एहसास हो गया कि इन्होंने बस खो दी है। अच्छा, तो इन्होंने कोशिश की, लेकिन इस दौरान बहुत सारे वाक़यात ऐसे हो चुके थे, नुकसान बहुत हो चुका था। देखें, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इतनी बड़ी तहरीक न चली है न कोई चला सकता है। अच्छा, और उसका तस्वर आप 14 मई को सर इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान साहब नहीं चला लेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? मुझे उसके तो मैं 110 की भी नहीं तारीख चल सकती है। मैं तो काफी परेशान हूँ इस मामले में। तो बार-बार मैंने जिक्र भी किया कि कंटेनर पे अगर वो चढ़ गए, तीसरा लॉन्ग मार्च कर दिया। सर उसके तो खैर कंटेनर वगैरह नहीं थे। हाँ। लेकिन वो तहरीक जो थी, और ये जो औरिया मकबूल साहब उससे सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद उस तहरीक के दिल और जान से हामी थे। ये कराची से लेके खैबर तक मैं स्टूडेंट था और एक दिन नहीं चली थी, एक दिन नहीं चली। स्टूडेंट था मैं। तो हाँ, उनके साथ थे, तो ये एक दिन नहीं चली। सरकारी मुलाजिम तो नहीं था। चले जी, क्लैरिफिकेशन आ गई ना, इस वजह से डिबेट ना करें ना। ठीक। मैं बता रहा हूँ कि वो तहरीक थी, वो तहरीक थी। ये नहीं होगी। मैं कहता हूँ आप तस्वर नहीं कर सकते। यानी बैंक जलाए गए, लोग मरे। भुट्टो से भी बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब। कौन? पर मैं इस पे तो आपको मैं पहले भी मैं एक दफा आपको वाज़ेह तौर पे जवाब दे चुका हूँ। प्लीज नेवर कंपेयर विद हिम, ओके, नॉट इन माय प्रेजेंस। तो नूरिया साहब को बुला लिया करें और उनसे कंपैरिजन ले लिया करें। वो तहरीक आप पढ़ें जाके, प्लीज़ आज जाके इस प्रोग्राम से फारिग होके आप देखिए हुआ क्या। मार्च, अप्रैल, मई, जून। भुट्टो उस दौरान पाकिस्तान से बाहर गैर मुल्की दौरे में भी चले गए। अच्छा, ठीक है। उसमें प्रेशर के अंदर जो कामयाबी हासिल हुई, वो लेटर जो लिखा माशाह खान ने, वो लेटर आखिरी कील था उस सारे के सारे प्रोसेस के ताबूत में। अच्छा, ठीक है, हो गया, लिख लेंगे भी खत। अच्छा, तो अंजाम फिर वही होगा जो आप मुझे डरा रहे हैं जिस अंजाम से। लेकिन दिस विल बी ए very difficult thing this time because the parliament has decided to fight it back। अच्छा, नहीं, लेकिन यहाँ पे एक आप वहाँ पे तो एक सिनेरियो जो डिफरेंट है, वहाँ पे खत जो है वो एक दूसरी साइड पे गया था, यहाँ पे एक दूसरा इदारा है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले औरिया साहब ने कहा भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर सकती मैं बाबा, तौहीन अदालत का सिर्फ फैसला। कौन सी तौहीन अदालत क्या करेगी? आपको निकाल देगी, अगला आ जाएगा, उसको निकाल देगी, अगला आ जाएगा, उसको निकाल देगी, अगला आ जाएगा। क्या आप क्या समझ रहे हैं? तो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मेरे दोस्त एक बात समझने की कोशिश करो। खेल पहले थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की अपनी मर्जी का, जी ठीक है, और अब है कि काजी फायद ईसा का रास्ता रोकने को। अच्छा, ठीक है, सारी खेल ये है। कितने लोगों को ये अपना डिस्क्वालीफाई करेंगे? आप खबर दे रहे हैं, तजिया दे रहे हैं। तजिया भी दे रहा हूँ, मेरा तजिया है। किस तरह कह दिया कि फायद ईसा साहब का रास्ता बिल्कुल, वो सितंबर में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये क्यों डेट मांग रहे हैं मई की, क्यों मांग रहे हैं जून की, क्यों मांग रहे हैं अगस्त की, क्यों मांग रहे हैं उससे पहले की? छोड़ें। सवाल ये पैदा होता है कितने लोगों को। इमरान खान साहब ने कल कारकुनों से खिताब करते हुए सारे जजेस के लिए कहा कि जी आप लोग सारे एक हो जाएं। भाई मेरे ये उन्होंने कहा उसके बारे में तो आपको यकीन होगा कि वो क्या कहते हैं। मुझे तो आई एम वेरी सॉरी कि वो कल कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। मुझे उनके बारे में कोई तबसरा नहीं करना। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर निकालेंगे, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, तीसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा।
और मई की 14 गुजर जाएगी, फिर क्या करेंगे? अच्छा, क्या करेंगे? टेल मी। फिर हम ब्रेक लेंगे। हम ब्रेक लेंगे क्योंकि मुझे ब्रेक का मेरी बात है, जब इतने वज़ीर आज़म जाएंगे तो फिर ब्रेक लेनी पड़ेगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले इफ्तिखार अहमद साहब ये फरमा रहे थे कि तौहीन अदालत की अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो एक वज़ीर आज़म जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, और ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। अगर किसी के ज़हनो गुमान में है कि 14 मई की तारीख को जो है वाकई सीरियसली लिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, तो ऐसा लग नहीं रहा। औरिया साहब, यहाँ पे तो इफ्तिखार साहब जो हैं, जो अपना तज्जिया दे रहे हैं कि जनाब एक्चुअली ये सब कुछ एक नए चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए ये डेट इतनी जल्दी मांगी जा रही है। सर, आपको नहीं लगता कि वाकई इसके अंदर कोई सच्चाई हो सकती है? देखें, अगले चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए आपको कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद आपको एक आईनी अमेंडमेंट चाहिए। ठीक, और आईनी अमेंडमेंट के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रूलिंग दी थी 2018 के अंदर, और उन्होंने एक आईनी तरमीम की थी आर्टिकल 124A में कि अब हम जज खुद भर्ती करेंगे। तो उन्होंने उड़ा के तरमीम भी उनको पड़े फेंका था कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है, ये स्ट्रक्चर है आइन का, आप इसमें नहीं कर सकते। उन्होंने अमेंडमेंट उड़ा के रख दी थी। ये लंबी बहस है, ये ख्वाब की दुनिया है कि उसका रास्ता रोका जा रहा है, ये किया जा रहा है। मैं एक और 2-3 मिसाल दे देता हूँ। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने एक दफा तकरीर की थी बड़ी मस्तार कि मैं आइंदा से डिक्टेशन नहीं लूंगा और फलां नहीं करूंगा और ये नहीं करूंगा। तो सदर के पास 58(2)B होती थी, उन्होंने उनको बरतरफ कर दिया। मजीद निज़ामी साहब जहाँ हमारे बुजुर्ग होते थे, उनके पास नसीम हसन शाह साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़े आराम से उनको कहा तुमसे पटिशन दाखिल कर दो। अच्छा, वो उन्होंने जैसे वो बोलते थे, उन्होंने पटिशन जो है वो दाखिल कर दी और उन्होंने उसको बहाल कर दिया। औरिया साहब, मैंने आपकी मिमिक्री पहली दफा देखी। इम्प्लीमेंट हो गया। नहीं, मेरे बुजुर्ग थे, दोस्त भी थे, तो अच्छा उन्होंने दाखिल कर दी, उन्होंने बहाल कर दिया, फैसला इंप्लीमेंट हो गया। मियां साहब बड़ी लंबी झंडे वाली गाड़ी के अंदर बैठ के वहां जाके बैठ गए। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये सिचुएशन खराब हो रही है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करो, अब क्या करो। तो आपको पता है वहीद काकड़ साहब आ गए थे, उन्होंने गुलाम साहब को भी बिठाया, उसको बिठा कर बैठो वसीफा लिखो, और दोनों को घर भेज दिया। अच्छा, ठीक। उसके बाद एक और क्राइसिस की मैं आपको मिसाल देता हूं। वो मिसाल है फारूक लगारी की, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह का क्राइसिस आया था, तो मियां साहब जो थे उस वक्त ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह सज्जाद अली शाह को फारग कर दिया जाए। हमारे साकिब निसार साहब जो है उस वक्त सेक्रेटरी लॉ होते थे, तो इनको भेजा गया कि जाके एक समरी लेके जाओ और अजमल मियाँ को इंटरिम लगा दो। तो उन्होंने मैसेज दिया मियाँ नवाज शरीफ का कि या आप रिजाइन कर दें या समरी पर दस्तखत कर दें। उनका समरी पर दस्तखत तो नहीं करूंगा, मैं रिजाइन लेकर कर दूंगा। इस तरह क्राइसिस बिल्टअप हो गया, असेंबली सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया। जनरल जहांगीर करामत होते थे, उन्होंने इनको मियाँ साहब को कहा कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने कैबिनेट में भी कहा हमारे साथ हैं। उस दौरान वो मीटिंग थी, तो शमशेर अली खान साहब लिखते हैं कि मेरे पास आए प्रेसिडेंट हाउस में और कहा एक कागज दो, और उस पर कच्ची पेंसिल से लिखा वी आर विद यू। अब उनको पता था कि स्ट्रॉन्ग सूरत किस तरफ है, तो जब हमला हुआ तो उन्होंने फौज बुलाई, तो उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को लिखा कि हम नहीं आ सकते, और उस क्राइसिस में सज्जाद अली शाह भी चले गए और उसके साथ साथ तो कौन थे, फारूक लगारी भी चले गए। तो असल मसला, और आखिर में जहांगीर करामत भी खुद चले गए, मुशर्रफ साहब। मैं औरिया साहब, ये जो आप एग्जांपल्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप बेसिकली जो एग्जांपल्स दे रहे हैं, मुझे इससे ये लग रहा है आप जैसे कोलैटरल डैमेज की बात कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो कोलैटरल डैमेज होगा दोनों साइड्स का, ऐसा ही है? दोनों साइड का ऐसा वैसा डैमेज होगा कि हाथ मलते रह जाएंगे फिर उसके बाद, क्योंकि वजह जो है ना, फिर अनारकी आएगी। अच्छा। हंगामा शुरू होगा, वहां से वो होगा। एक बात में याद रखो कि 25 मई में जो उसको हुआ था ना इमरान खान का धरना, उस धरने में उसकी पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। अब ना हम पुलिस में जब हम एक्शन किया करते थे तो हम कहते कि यार किसी को मारो वारो नहीं। उसकी वजह है कि एक दफा उसने जेल में मार खा ली ना, तो वापस फिर उसका डर उतर जाता है, फिर वो कुछ नहीं रहता। अब वो 3-4 हजार बंदा अंदर है, आ रहा है, बाहर है, जा रहा है, वो एक मूवमेंट बन गई है, चीज बन गई है। और दूसरे हुकूमत ने भी वही काम करना है। आज जैसे कल परवेज साहब का किया उन्होंने, हमारा ये किया, उससे एक मिनट ठहरिएगा।
इफ्तिखार साहब, आप क्यों हंस रहे हैं इस बात के ऊपर? वो बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं कि 3-4 हज़ार बंदा अगर उसको सीख ले कि उसको वाकई मार पड़ी है। ये बच्चों के बारे में भी कहा जाता है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि बच्चा फिर पक्का हो जाता है। आप उसको समझा ही नहीं सकते। ये फैसला किया है कि मुझे कन्विंस करना है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ताकत एक आदमी के पास है, तो मैं इस पर कन्विंस होने को तैयार नहीं। आई बिलीव इन द इलेक्शन, आई बिलीव इन द इलेक्शन, और मेरे नजदीक पॉपुलैरिटी को चेक करने का तरीका जब कभी भी इलेक्शन हुए वो होगा। आप दोनों नहीं करें, जो नहीं करवाया आप मुझे कराएंगे, कब इस साल में होंगे। इस साल में इलेक्शन का वादा किया है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। मुझे एक बात बताइए, वैसे जब आप ये बात करते हैं, क्या मुझे इलेक्शंस कब होंगे, एक सुन लीजिए, ये इलेक्शंस कब होंगे? डज द आई नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और डू आई नीड एक्चुअली द रूल्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस इलेक्शंस शुड बी हेल्ड इन 90 days? माय डियर सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना करना, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आपके पास वक्त नहीं होना। ये 90 दिन का ड्रामा जो है ना, ये 90 दिन का ड्रामा स्टूपिड ड्रामा है। अच्छा, और ये बात करना सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लेट मी स्पीक नाउ, प्लीज गो अहेड। सिर्फ पंजाब, अच्छा, व्हाई नॉट खैबर पख्तूनख्वा? ये 90 दिन सिर्फ पंजाब के लिए लिखा हुआ है आइन में, होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी क्यों नहीं कर रहे? गलत है। क्या रुकावट है? इतने अच्छे जजेस, इतने लाइक जजेस, पार्लियामेंट और आइन का एहतराम करने वाले, उनको क्या हो गया? और उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो 120 नशिस्तें खाली पड़ी हैं कौमी असेंबली की, क्या वो इशू नहीं है? इशू है। क्या वो पाकिस्तान का इशू नहीं? और उस इशू का ये तस्करा नहीं कर चुके जज साहबान? क्या उसकी कोई डेट होती है ज़िमनी इंतखाबात? होती है, बिल्कुल। किधर गई वो डेटें? होनी चाहिए। किधर गई डेटें? ओ भाई, क्या क्या होना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज ना तो आप आइन के माहिर हैं, ना मैं आइन का माहिर हूँ, तो हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए। जो आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं 3000-4000 लोगों का, मैंने आपको मैं डरा नहीं रहा सर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि है तो एनार्की ना। फिर वो एनार्की तो कह चुके हैं, आपको आई पता लगा है? देखें, चाइना के साथ हमारे तल्लुकात जो अब बेहतर होना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के घरों का विजिट करना, उन लोगों के घरों का विजिट करना कि जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की शर्टें पहनी थी, हमें भी समझ आ रहा है क्या हो रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर फवाद चौधरी साहब के घर गए, खुल के बात करें ना, खुल के बात करें। क्यों सर, उससे क्या भाई मेरी मर्जी में नाम लूँ या कोड वर्ड से क्यों बात करते हैं? मैं कोड वर्ड में नहीं बात कर रहा, मैं एब्सोल्युटली नॉट की शर्टों की बात कर रहा हूँ, मैं एक आदमी के विजिट की बात कर रहा हूँ, और उस दौरान चाइना के साथ हमारे जो नए डायलॉग हो रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आपकी बात से मैं जो समझा हूं, मुझे क्लियर कर दीजिएगा, आपकी बात से ये मैं समझा हूं कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के एम्बेसडर का, सफ़ीर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के घर जाना इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात ठीक। ऐसे ही ना सिर्फ एक दौरा जो किधर गया, वो आपका कागज जो लहरा के आपने पाकिस्तान को, साइफर को, आपने पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया था, फिर आपने किसके साथ जाके साइन किए अपनी PR फर्म्स के? कौन है वो लोग? क्या नाम है उनका? कुछ तो होगा, क्या इंटरेस्ट है उनका? क्यों वो ऐसी बातें कोशिश कर रहे हैं कि 100 कांग्रेसमैनों के साथ साइन करा लें? उनका इशू क्या है? मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझे बताइए। सबसे पूछे नहीं, ओरी साहब से क्यों पूछे? आप कन्विंस हैं सर? वो इमरान खान साहब से मिलते हैं तो मुलाकात नहीं होती। आप कन्विंस हैं ओरी साहब के 3000 लोगों से? नहीं सर, मैं कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज़ आई हैव सीन द मूवमेंट ऑफ द PNA। मैं आप दोनों से कन्विंस हूं। मुझे दोनों PNA की पूछो, कसम उठाओ, इस आदमी को कसम उठाए कि PNA की तहरीक का कोई कंपैरिजन है? आज तक इस मुल्क में मैं आपके सवाल के साथ एक और सवाल ऐड कर देता हूं। मैं ओरिया साहब, क्या PNA की तहरीक के साथ इस तहरीक का कोई कंपैरिजन है? और क्या ये भी सवाल लिख लीजिए कि क्या इमरान खान का जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ कंपैरिजन है या नहीं है? दोनों का जवाब दे दें। देखें, पहली बात यह कि एक तो इफ्तिखार साहब अगर तहम्मुल से बात कर सुने तो फिर मैं आराम से आपको फैक्ट से बात करता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है KP के और अगर एक जुल्फिकार अली भुट्टो KP के और बलोचिस्तान में एक अजनबी था, उसको कोई पहचानता नहीं था, फेल हो गई थी उसकी दोनों पीपल्स पार्टियां। वहाँ पर उसके मुखालिफ गवर्नमेंट बनी थी मुफ्ती महमूद की और गौस बख्श बजिंजो की। जुल्फिकार अली भुट्टो बलूचिस्तान के अंदर मोस्ट अनपॉपुलर आदमी था क्योंकि 4 साल उससे आर्मी एक्शन वहाँ करवाया हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब के अंदर जीता था और सिंध में भी वडेरों के साथ मिला के उसने एक सूरत-ए-हाल बनाई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो मुत्तहिदा पाकिस्तान का अपोजिशन का रहनुमा था। लीडर जो था वो 161 वोट लेके शेख मुजीबुर रहमान था।
ठीक बचे कुचे पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क़यादत मिली, उसने 4 साल के अंदर एक ऐसी ऑटोक्रेटिक रूल पास किया जिसके अंदर 26 से ज़्यादा पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कत्ल हुए थे, जिनमें से ख्वाजा साद रफीक के वालिद ख्वाजा रफीक, डॉक्टर नज़ीर, समद खान अचकज़ई, अपने मुखालफिन गुलाम मुस्तफा खर के जलसे में सांप उसने फेंके थे। इतनी ज़्यादा नफरत बिल्टअप हो चुकी हुई थी। 77 की वाकई मूवमेंट चली, लेकिन हमें याद है कि मैं उस मूवमेंट में गिरफ्तार रहा हूं। 77 की मूवमेंट जब 13 मार्च को शुरू हुई थी तो पंजाब में कुछ नहीं था, कराची में होता था, हैदराबाद में होता था। मार्च गुजर गया, पंजाब में कुछ नहीं हुआ। अप्रैल की 9 तक चूड़ियां भेजते होते थे हैदराबाद से लोग, जहां, और कराची से हैदराबाद की चूड़ियां, कि पंजाबियों चूड़ियां पहन लो। 9 अप्रैल को भुट्टो समझ गया था मैं ताकतवर हूं, उसने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया था। हमने अपने हाथों से सोहेल शामी की लाश उठाई है, और उसके बाद 9 अप्रैल के बाद चीज बदली थी। मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करती होती हैं। और एक बात और याद रखें, मैं स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हूं, ह्यूमन साइकी ये कहती है कि मूवमेंट नारों पे नहीं चलती होती। निज़ाम मुस्तफा तो बाद में आया था। हर बंदा अपना दुख लेके आता होता है। किसी के बेटे ने खुदकुशी की होती है, किसी को नौकरी नहीं मिली होती, किसी ने और मसाइल होते हैं, किसी की जमीन पे पुलिस वाले ने कब्जा कराया होता है, किसी को सियासत, रौला अपना अपना होता है। वो नफरत एक तरफ बन जाती है, उसको कहते हैं एक तरफ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है सर, ये सूरत सर एक ब्रेक का सर मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने जो जिसका जिक्र किया कि वजूहात बन जाती हैं, हर एक की अपनी वजूहात बन जाती हैं, और आज आवाम के लिए जो एक बहुत बड़ी वजह है वो महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से लोगों में एक इश्तियाल भी पाया जाता है, और वो अपना ये गुस्सा, ये नफरत शायद इलेक्शंस में वोट डाल के देना जरूर चाहेंगे। इफ्तिखार साहब के पास इसका क्या जवाब है, जानते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले ओरिया मकबूल जान साहब कह रहे थे कि जो तहरीकें होती हैं उसमें लोगों का मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की अपनी अपनी वजूहात होती हैं, अपनी अपनी कोई दर्द होता है, कोई नफरत होती है, कोई तकलीफ होती है, जिसकी वजह से उसके बाद वो जाके अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इफ्तिखार साहब, क्या इस वक्त अवाम के अंदर गम गुस्सा नहीं पाया जाता, नफरत नहीं पाई जाती महंगाई की वजह से? बिल्कुल है। तो फिर वो नो डिबेट, हाँ जी, जाएंगे, जरूर जाएंगे इलेक्शन में, लेकिन रोका जा रहा है ना, वो रास्ता रोका जा रहा है। किसका रास्ता रोका जा रहा है? कोई किसी का रास्ता नहीं रोक रहा मेरे दोस्त। आप रास्ता रोक रहे हैं एक आने वाले चीफ जस्टिस का, ठीक है? देखिए उसमें जवाब दिया था उनका जवाब नहीं, 2/3 नहीं, उन्होंने 2/3 जो है वो आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और बातें कर रहे हैं, तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी? कुछ और बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो कुछ बात ही और कर रहे हैं। वो पुल आएगा तो पुल क्रॉस करने वाली बात है ना। पुल आने से पहले ही अगर सब कुछ चेंज हो गया, और उन्होंने तो पहले भी कहा इमरान खान ने कि अगर मुझे 2/3 न मिली तो मैं फिर असेंबलियाँ तोड़ दूंगा। फिर 56 अरब रुपये का नुस्खा वो आपको बता रहा है। खैर छोड़ें, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। आप बिला वजह पूरी कौम को एक ज़हनी खुलजान में मुब्तला कर रहे हैं मीडिया वाले। अच्छा, और कंपैरिजन वो ड्रॉ कर रहे हैं जो कंपैरिजन तारीखी तौर पे है ही नहीं। ठीक है, ओके, बिटवीन टू इंडिविजुअल एंड तहरीक। वो तहरीक बहुत बड़ी तहरीक थी। अच्छा। और उस तहरीक को चलाया था निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर। ठीक है। इस मुल्क में जब भी निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर कोई तहरीक चलेगी, बड़ी खौफनाक होगी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त होगी। आप तस्वर नहीं कर सकते कि वो कैसी होगी। एक हमने देखी थी, और एक छोटा सा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बिल्कुल छोटा सा ट्रेलर दिखाया था आपको, वेरी स्मॉल ट्रेलर, जिसमें उसने पूरे शहर को 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया था, और वज़ीराबाद तक ब्लॉक था। और फिर आपके फ़ौज के सरबराह को कुछ लोगों के साथ रात को मुज़ाकरात करके वो ख़त्म करना पड़ा था। बहुत कम था, अभी तो आगाज़ था उसका। तो ये तो तहरीक चली थी शुरू में, महंगाई के नाम पे चली थी। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इलेक्शंस कब होंगे? आई थिंक सो, जो अनाउंस किया कि पार्लियामेंट ने कहा कि अगस्त में पार्लियामेंट खत्म होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी वक्त इलेक्शन होगी। 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने आई डोंट थिंक सो। मैं जल्दी से ओरिया साहब इसका भी मुझे, क्योंकि आखिरी 10 सेकंड है, 14 मई को इलेक्शंस आपको नहीं लग रहा कि होंगे या होंगे? देखिए, 14 मई से पहले ही एक फैसले पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मसला सारा यह है कि आप एक फैसला हो जाएगा, क्योंकि 14 मई को आप इलेक्शन नहीं हो सकते, तो एक जुर्म कमिट हो जाएगा। उसकी सजा से बचने के लिए और सुप्रीम कोर्ट को भी खफत से बचाने के लिए एक कंप्रोमाइज ऐसा आएगा कि जिसमें सारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगी वंस फॉर ऑल। और ये रियलाइजेशन है। मैं सर बहुत शुक्रिया सर, मैं इसी खुशखबरी के साथ खुशखबरी चलें कंसिडर कर लेता हूँ कि कोई कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा। मैं इसी के साथ प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ओरिया मकबूल जान साहब आपका, इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते मैं इसको खुशखबरी कंसिडर
लेता हूँ आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि चलें कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ आ जाएगा किसी तरह। अगर एहतजाज की सियासत को हम रोक सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।